हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत खास है गाइस आप लोग के लिए, बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का पूरा समरी फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर दिसंबर 18 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। ये वीडियो फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा जीएसटी रन थ्रू कराने वाला हूं। एग्जाम के पहले से जरूर देखिएगा, आपका पूरा रन थ्रू हो जाएगा सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन और रूल वाइज रूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जीएसटी क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में कब आया था? 1 जुलाई 2017 से आया था। जीएसटी में मेन एक्ट कौन सा है? सीजीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अब गाइस अपने को क्या पढ़ना एग्जाम में? सीजीएसटी 2017। अब अपने को गाइस पता करना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पर लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है सप्लाई पे। सप्लाई मतलब गुड्स का या सर्विसेज का। सप्लाई डिटेल में पढ़ेंगे कुछ देर में। गुड्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन व्हाट? अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड करता है actionable claims, grasses, your or crops attached forming part to the earth. Services means what? Services means anything other than गुड्स, वो भी एक्सक्लूड करता है मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन कुछ भी सेपरेट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू इन कन्वर्जन ऑफ मनी इनटू अनदर करेंसी विल डेफिनेटली फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस इफ अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। तो ये तो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन। अब मेरे को बताइए सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है जो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब जीएसटी पे कितने सारे टैक्स होते हैं सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी कब लगता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। बट अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट्स में है या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में है या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है तो आपका लग जाएगा आईजीएसटी। सर व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी एज पर जीएसटी खाली 5, यानी सर दिल्ली एंड पुडुचेरी जो दो यूनियन टेरिटरी नॉर्मली माने जाते हैं वो स्टेट्स माने जाएंगे बिकॉज दे आर दो स्टेट्स हैविंग यूनियन आर दो स्टेट्स व्हिच हैव ओन स्टेट लेजिस्लेचर एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट यूनियन टेरिटरी पर से एज पर जीएसटी लॉ। तो वो लोग मान लिया जाएगा स्टेट्स। मतलब सर दिल्ली और पुडुचेरी में एसजीएसटी लगेगा बट नॉट यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि आपको किस तरह के टैक्सेस कब लगाने हैं आपको जानकारी होनी जरूरी है। 5%, 12%, 18%, 28%, ये दो तरह का रेट्स होता है जीएसटी में। डिवाइड बाय 2 कर देंगे सी और एस के लिए और डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे आई के लिए। मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी लग सकता है 20% और मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी लग सकता है 40%। अब आपको कैसे समझना, जो सेस होता है, सेस इज एन रेट ओवर एंड अबव द रेट्स व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 5, 12, 18, 28। सेस लगता है अंडर जीएसटी सेस टू कॉम्पनसेशन स्टेट्स एक्ट 2017 और ये लगता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। क्यों? क्योंकि कॉम्पनसेट करना पड़ेगा स्टेट को फॉर द इनिशियल 5 इयर्स की लॉसेस जो भी स्टेट्स को हो रही है फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट ऑफ जीएसटी। अब अपने को गाइस स्टार्ट करना है सेक्शन वाइज सेक्शन जीएसटी का रिवीजन। ये मैंने आपको ट्राई किया इंट्रोडक्शन देने का इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले अपने को पढ़ना है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। 9(1) क्या बोलते हैं? 9(1) ये बोलते हैं कि सीजीएसटी लगेगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन सा? नहीं पे एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है, वो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है। 9(2) क्या बोलता है? 9(2) क्या बोलता है? अच्छा गाइस मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपके साथ सीजीएसटी एक्ट का डिस्कशन कर रहा हूं, मैं आपके साथ एसजीएसटी ये सब एक्ट का डिस्कशन नहीं कर रहा। सीजीएसटी एक्ट इज अ रेप्लिका या एसजीएसटी एक्ट इज अ रेप्लिका ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट जो बोलेगा वही चीज एसजीएसटी एक्ट बोलेगा। तो सीजीएसटी एक्ट इंट्रा स्टेट पे डील करता है, एसजीएसटी एक्ट भी इंट्रा स्टेट पे डील करता है, लेकिन आईजीएसटी एक्ट इंटर स्टेट पे डील करता है। 9(1) क्या बोलता है? सीजीएसटी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये किस पे लेवी होता है? टैक्सेबल पर्सन पे लेवी होता है। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, विच इज एक्चुअली रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। 9(2) क्या बोलते हैं? सीजीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन 5 petroleum products until a date notified by GST Council. Until a date notified by GST Council. 5 प्रोडक्ट्स क्या होता है? डीपी पैन, डी डीजल, पी पेट्रोलियम, पी पेट्रोलियम क्रूड, कॉमनली पेट्रोलियम क्रूड, ए एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एन एन नेचुरल गैस। 5 प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अभी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जब तक नोटिफाई नहीं कर देता जीएसटी काउंसिल एक पर्टिकुलर डेट। 9(3) क्या है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज होता है जहां पे जीएसटी लगेगा ऑन द रेसिपिएंट ऑन द स्पेसिफाइड सप्लाईज ऑन द नोटिफाइड सप्लाईज रिसीव्ड on the notified supplies as notified by the GST Council on the notified by the government as recommended by the GST Council। यानी सर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज जहां पे जीएसटी
पेमेंट करेगा, रेसिपिएंट और सप्लायर पेमेंट नहीं करेगा, मतलब सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, रेसिपिएंट खुद से ही पे कर देगा। और वो 9(3) बोलता है एक नोटिफाइड सप्लाईज के ऊपर। उसमें बहुत सारे गुड्स है, बहुत सारे सर्विसेज, गुड्स में जैसे बहुत सारे सिल्क यार्न हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट अगर रॉ कैश्यू नट से खरीदता है, अगर पान मसाला टोबैको खरीदते हैं आप, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं तो रिवर्स चार्ज गुड्स पे फॉल करता है। लेकिन अभी मेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए सर्विसेज, सर्विसेज में कितने सारे कैटेगरी है। जीटी अगर सर्विस देता है 7 स्पेसिफाइड पर्सन को, उस केस में वो 7 स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे बिजनेस एंड एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी फैक्ट्री, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, ये लोग को अगर सर्विसेज दी जा रही है बाय अ जीटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो रेसिपिएंट पे पर जीएसटी लायबिलिटी आएगा। लेकिन अगर जीटी ऑप्ट कर रहा है 12% चार्ज करने के लिए जीएसटी, देन रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा, और रिवर्स चार्ज के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। सेकंड अपने पढ़े थे लॉयर सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है। ये सारे केस में बिजनेस एंटिटी के ऊपर ही जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। देन कम्स स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इन टैक्सेबल टेरिटरी को प्रोवाइड करा सर्विस, तो उस केस में रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आएगा। गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रहा है, अगर गवर्नमेंट अगर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो जीएसटी लायबिलिटी रेसिपिएंट पे आएगी, लेकिन 4 सर्विसेज को छोड़ के, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स हो गया, आपका मतलब बहुत सारी गाइस सर्विसेज है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सर्विस है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज पे आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, वहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लेके ही आपको चलना पड़ेगा। देन कम्स व्हाट सर, देन कम्स जो फोटोग्राफर होते हैं, जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं किसको, वो सर्विस देते हैं सीधा म्यूजिक कंपनी को या पब्लिशर्स को, तो उसके इसमें पब्लिशर को जीएसटी की लायबिलिटी देनी पड़ती है। ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सर्विसेज दे रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जीएसटी लायबिलिटी देनी पड़ती है। फिर अपने पढ़े थे रिसेंट अमेंडमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर सप्लाई कर रहा सर्विसेज किसको, वो अगर सप्लाई कर रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, ध्यान रखेंगे बिजनेस एंटिटी नहीं बोल रहा हूं, रजिस्टर्ड पर्सन बोल रहा हूं, जीएसटी, उस केस में भी जीएसटी की लायबिलिटी उन्हीं को देना पड़ेगा। तो ये होता है 9(3) में कुछ सर्विसेज हम लोग ने डिस्कस किया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। 9(4) बोलता है गाइस, 9(4) बोलता है एनी सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ रेसिपिएंट व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से को सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी किस पर आ जाएगी, उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी इस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, जो बोलता है 9(4). यानी सर ये गुड्स, सारे गुड्स के लिए, सारे सर्विसेज के लिए, सारा चीज के ऊपर लायबिलिटी किस पर आ जाएगा, इस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी आ जाएगा। नाउ ये रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी तो आ जाएगा, बट एज पर दी अमेंडमेंट 9(4) को अभी एग्जेम्प्ट किया गया है अंटिल 30 जून 2018, इस पे जीएसटी नहीं लगता। व्हाटएवर सप्लाईज जो ये रेसिपिएंट रिसीव करेगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अपने पढ़ेंगे, टैक्सेस पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स पे करता है ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू इट, वो भी कौन सा सप्लाई का सर्विसेज, कौन सा सप्लाई का सर्विसेज, जिसमें से 3 सर्विसेज नोटिफाई हुए। होता क्या है, एक सप्लायर होता है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज देता है किसी भी रेसिपिएंट को, तो नॉर्मली तो सप्लायर को जीएसटी पे करना चाहिए, बट 9(5) बोलेगा नहीं, 3 ऐसे सर्विसेज है जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू सप्लाई हो रहा है सर्विसेज वो देगा। जैसे ओयो रूम से हो गया, ओला, यूबर, रेडियो टैक्सी, ये लोग जो भी चला रहे हैं, जो भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ये वाला सर्विसेज जनरली नोटिफाइड है। सो गाइस 3 काइंड ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड है। एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाला सर्विस बाय रेडियो टैक्सी, एक है अकोमोडेशन इन होटल्स, एक है अकोमोडेशन इन होटल्स। थर्ड वाली सर्विस है हाउसकीपिंग सर्विसेज। लेकिन याद रखिएगा जो सेकंड और थर्ड वाली सर्विस है, दैट इज अकोमोडेशन इन होटल्स एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, वहां जहां पे सप्लायर ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी नहीं आएगा। इन दैट केस जो सप्लायर है, एक्चुअली मतलब जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी सर, जिसका 20 लाख का टर्नओवर से ऊपर है, 10 लाख का टर्नओवर से ऊपर है, उस केस में वही लायबिलिटी पे करेगा। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा, वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। यानी सर अल्टीमेटली जो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सर्विस दे रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये 3 तरह के सर्विसेज पे जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। याद रखिएगा प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 9(5). अच्छा, लेकिन सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इंडिया में, तो भी उसी को टैक्स देना पड़ेगा। अगर सर फिजिकल प्रेजेंट नहीं है और उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो सर क्या करेंगे, सर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, और स्पेशली टू पे द टैक्स। यानी सर जो भी हो, अल्टीमेटली ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना टैक्स, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे फिजिकली प्रेजेंट ना हो, चाहे उसकी कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे ना हो, उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा बाय हिमसेल्फ और बाय अपॉइंटिंग सम एक्सटर्नल पर्सन। ठीक है, नाउ दिस गिव्स मी एंड ऑफ चार्जिंग सेक्शन जीएसटी।
अब अपने स्टार्ट करते हैं गाइस सप्लाई। अब अपने स्टार्ट करते हैं सप्लाई। सप्लाई होता है गाइस 7 और 8 के अंदर, ठीक है, 7 और 8 के अंदर। सेक्शन 7 हमें क्या बोलता है? सेक्शन 7 हमें बोलता है 7 का 1A है, 7(1)(b है, 7(1)(c है और 7(1)(d है। सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। क्लॉज ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ, देखिए सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज सप्लाई के ऊपर ही जीएसटी लग रहा है। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, बार्टर, लीज, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डिस्पोजल और रेंटल और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, ये है सप्लाई। फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, सप्लाई भी होना चाहिए। ये तीनों टेस्ट मीट करेगा तब जाके आप 7(1)(a) में गिरोगे। नेक्स्ट गाइस बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो किसका? सर्विसेज का, फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, चाहे बिजनेस के लिए कर रहे हो चाहे बिजनेस के लिए नहीं करो, डज नॉट मैटर। इंपोर्ट ऐसा केस है जहां नॉन बिजनेस भी आपका मैटर नहीं करता। नॉन बिजनेस के केस में भी जीएसटी लग जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात करो, गुड्स का बात नहीं कर रहा। 7(1)(c) क्या बोलता है गाइस? 7(1)(c) बोलता है, 7(1)(c) बोलता है, 7(1)(c) बोलता है कि कोई भी एक्टिविटीज विच इज ट्रीटेड टू बी सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, जो कि जो हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 में, जो हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एक्टिविटीज है जहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, सॉरी जीएसटी लगेगा इवन इफ देयर इज नील कंसिडरेशन। बिकॉज 7(1) ने तो बोला था कि कंसिडरेशन चाहिए, बट 7(1)(c) बोलेगा नहीं, कंसिडरेशन नहीं चाहिए, ये 4 एक्टिविटी के लिए तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बोला था आरबीआई, आरबीआई और ए आरबीआई। ए क्या होता है सर? ए बोलता है एजेंट, ए होता है एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो भी सप्लाई हो रहा है या सप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में, तो उस केस में जीएसटी अगर इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा आपको और आपका जीएसटी लग जाएगा एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो सप्लाई हो रहा है। आर हो गया गाइस, क्या आर हो गया गाइस? क्या बताएंगे मेरे को? ए हो गया आपका एजेंसी वाला चीज, आर हो गया सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस। रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई हो रहा है उसमें भी जीएसटी लगेगा। सर व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्संस? डिस्टिंक्ट पर्संस का कांसेप्ट आपको पता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कांसेप्ट में भी ये अपने यही पढ़ेंगे। सर जिस केस में अगर एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में है, उसी पर्सन का कोई प्लेस ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ बिजनेस दूसरे स्टेट में है, तो दूसरे स्टेट और वो वाला रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। बोथ पर्सन्स will be under same registration, will be under same PAN, बट उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा, पैन नंबर सेम होगा, तो वो लोग मान लिए जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन्स या फिर एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और होता है रिलेटेड पर्सन्स। सर रिलेटेड पर्सन्स भी डिफाइंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में, जहाँ पे रिलेटेड पार्टीज बोले जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गए, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म हो गए, एक कंपनी दूसरा को कंट्रोल कर रहा है, या एक कंपनी के अंदर दो जन कंट्रोल करे तो वो दोनों रिलेटेड हो गए, एक कंपनी 2 जन को कंट्रोल करे तो वो दोनों रिलेटेड हो गए, एक पर्सन दूसरे 2 कंपनी में 25% शेक होल्ड करके रखे तो वो दोनों रिलेटेड हो गए। तो इस तरीके से अपने काफी पॉइंट्स पढ़े थे रिलेटेड पर्संस के कॉन्सेप्ट में। तो रिलेटेड पर्संस के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो जीएसटी लग जाएगा। इसमें अपने पढ़े थे अगर 50,000 गिफ्ट्स अप टू वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000, गिफ्ट्स अप टू वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000 गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000, बिकॉज एम्प्लॉय क्या है? रिलेटेड है। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक गिफ्ट देता है इन अ फाइनेंशियल, तो जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। बी क्या है? बी है सर ट्रांसफर ऑफ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल, मतलब जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है, वहां पे जीएसटी का शेड्यूल 1 के हिसाब से कंसिडरेशन नहीं है तो भी जीएसटी माना जाएगा, सप्लाई लगेगा, ठीक है। फिर अपने पढ़े थे सर एजेंट हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हो गया, आई हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे इंपोर्ट क्या बोलता है? यहाँ पे इंपोर्ट बोलता है रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन्स ऑफ सेम एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब आप अपने ही पर्सन से या अपने ही एस्टैब्लिशमेंट से इंडिया के बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो भी सर्विसेज का, तो जीएसटी के अंदर आपका शेड्यूल 1 के अंदर मान लिया जाएगा। ये था अपना गाइस 7(1)(c), ठीक है। ए आरबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपने पढ़े थे 7(1)(d) में। 7(1)(d) इज बेसिकली टॉक्स अबाउट शेड्यूल 2। 7(1)(d) याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, ये खाली यही बोलता है कि कौन सा एक्टिविटीज एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सा एक्टिविटीज एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये नहीं बोलता है कि ये सप्लाई है, ये बोलता है कि एक्टिविटीज विच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, विच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बस, और ये कुछ नहीं बोलता है। शेड्यूल 2 का खाली पर्पस है कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जैसे हायर परचेज हो गया, टाइटल ट्रांसफर हो गया, सब गुड्स होता है। सर्विस क्या हो गया? रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी हो गया,
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आप कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप डेवलप कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, उसका अपग्रेडेशन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, सर्विस हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर प्री पैकेज सॉफ्टवेयर मैं बेच रहा हूँ, मतलब पहले से वो एक सॉफ्टवेयर ही मैं बेच रहा हूँ, प्री डिजाइन प्री पैकेज सॉफ्टवेयर, वो मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि मैं कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, मैं उसको कोई सीडी में नहीं बेच रहा, अलग से नहीं बेच रहा। लाइसेंस अगर मैं कोई भी चीज का दे रहा हूं तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको याद रखना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है, जहां पे आप सर्विस भी दे रहे हो और गुड्स भी दे रहे हो। उस केस में अगर आप सर्विस भी दे रहे हो और गुड्स भी दे रहे हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्वड इन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस दैट विल बी टर्म्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, और उस कॉम्पोजिट सप्लाई को मान लिया जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। फूड वाला भी सर्विस ही होता है गाइस, अगर आप सप्लाई ऑफ फूड आर्टिकल्स करो अलॉन्ग विद एनी अदर सर्विस विद इन कंजंक्शन विद ईच अदर, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप खाली खाना दे रहे हो, मान लीजिए एक बेकरी शॉप है, वो खाली खाना देता है और कुछ सर्विस नहीं देता, आप खाली आते हो, गुड्स ले जाते हो, प्रोडक्ट ले जाते हो, तो क्या वो फूड सर्विस है? सर्विस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब फूड के साथ अगर कोई सर्विस एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर अपने पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट कर रहा हूँ विदाउट एनी विद और विदाउट एनी कंसिडरेशन, और वहाँ पे कोई आईटीसी नहीं लिया तो मेरा वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कोई आईटीसी ले लिया तो मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो इस तरीके से अपने शेड्यूल 2 में काफी ट्रांजैक्शंस पढ़े थे कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आईपीआरस है, अगर मैं टेम्पोररी किसी को ट्रांसफर करूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन अगर मैं परमानेंटली किसी को ट्रांसफर करूँ तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें कोई फेल मत करिएगा। कंस्ट्रक्शन सर्विस तो सर्विस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट कंस्ट्रक्शन सर्विस में आप खाली लेबर देते हो, मटेरियल कहीं और से मिलता है आपको, आप मटेरियल नहीं देते। अगर आप मटेरियल और लेबर दोनों दे दिए, वो भी इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा, वो हमेशा कंस्ट्रक्शन सर्विस के अंदर जाएगा जो बिल्डर्स जनरली देते हैं। तो ये था हमारा शेड्यूल 2। नेक्स्ट आता है 7.2a। 7.2a बात करता है, 7.2a बात करता है शेड्यूल 3 के बारे में कि एक्टिविटीज विच इज नीदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अपने इसका एक फुल फॉर्म पढ़े, शॉर्ट फॉर्म में देखा था ई मैजिक। ई स्टैंड्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये सैलरी का बात करता है कि जो भी सैलरी पेमेंट्स मिलता है एम्प्लॉय को फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ये नॉन जीएसटी के अंदर आ जाएगा। फिर बात होता है एमपीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, मेंबर ऑफ पंचायत, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, ये लोग को भी जीएसटी नहीं चार्ज करना पड़ेगा, इनका भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, नॉन जीएसटी है। ए स्टैंड्स फॉर एक्शनेबल क्लेम। याद रखिएगा एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में तो डाल दिया, बट 3 तरह का एक्शनेबल क्लेम को फिर भी रख के रखा है, यानी एक्शनेबल क्लेम को हटा रहे हैं। एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के डेफिनेशन से, आई मीन सप्लाई के डेफिनेशन से हटा रहे हैं, उसके स्कोप से हटा रहे हैं। एक्सक्लूडिंग क्या? एक्सक्लूडिंग क्या? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब एन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एलबीजी, ये 3 छोड़ के बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। खाली लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग क्या है, ये जीएसटी के परव्यू में आ जाएगा। जी आपने पढ़े थे कि कोई भी फ्यूनरल सर्विसेज अगर आपको दिया जाए, कोई फ्यूनरल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज इन द एम्बुलेंस, ये सब सारे सर्विसेज नॉन जीएसटी। आई सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, बट सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है, सब्जेक्ट टू पैरा 6, पैरा 2, सब्जेक्ट टू पैरा 5b ऑफ शेड्यूल 2, पैरा 5b। मतलब सर अगर आपको याद हो रहा होगा, अगर इंटायर नेट कंसिडरेशन, अगर आपको बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, इशूड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, उसके बाद अगर आपको ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बाद अगर आप नेट कंसिडरेशन रिसीव करो, मतलब आपने बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग बनने के बाद अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, इन दैट केस दैट इज अ सेल ऑफ बिल्डिंग, और उस केस में शेड्यूल 3 कवर होगा। लेकिन अगर आप पार्ट कंसिडरेशन भी बिल्डिंग के पहले ले लिए या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले ले लिए, तो उस केस में आपका शेड्यूल 2 में कवर होगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस। ये अपने पॉइंट पढ़े थे, कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि शेड्यूल 2 में जाएगा कि शेड्यूल 3 में जाएगा। सी स्टैंड्स फॉर कोर्ट फीस। कोर्ट फीस अपने पढ़े थे कि कोर्ट फीस जो भी लेते हैं ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी अपील फाइलिंग फीस लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। 7.2b गाइस अपने पढ़े थे कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे वो एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो एग्जेम्प्ट हो सकता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर वो जो भी फंक्शन एज अ म्यूनिसिपैलिटी कर रहे हैं, एज अ म्यूनिसिपैलिटी कर रहे हैं या एज अ पंचायत कर रहे हैं, ये जो एज अ म्यूनिसिपैलिटी कर रहे हैं या एज अ पंचायत कर रहे हैं, एज पर आर्टिकल नंबर 243
W एंड 243G इसको नोटिफाई कर दिया गया है, ये सारे फंक्शंस, ये जो एक्टिविटीज है ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. गाइस देन कम्स टू 7.3, देन कम्स टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 3. 7.3 यही बोलता है कि कौन कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट based on the recommendation of GST Council has the power to notify a supply of goods as a supply of service and a supply of service as a supply of goods. मतलब फ्यूचर में अगर ये लोग चाहे तो ये लोग सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकते हैं, सर्विस को गुड्स मान सकते हैं. ये था सर 7.3. तो ये छोटी सी कहानी थी सेक्शन 7 की. अब अपने बात करते हैं सेक्शन 8, दैट इज कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सेक्शन 8 में शायद दो क्लॉजेज है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, आपको याद रखना है. पहला है कॉम्पोजिट सप्लाई और दूसरा है मिक्स सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट सप्लाई, एज द नेम सजेस्ट, इट इज टू और मोर सप्लाईज which is naturally bundled in the ordinary course of business, where composite supply will be treated as supply of that supply which is the principal supply. यानी सर जो principal supply है वही हम लोग को मान के चलना है. और principal supply क्या होता है बताओ तो? principal supply is the supply which is the predominant element of that main supply and all other supplies are ancillary to the principal supply. यानी सर नॉर्मली आप एसी के साथ इंस्टॉलेशन सर्विस देते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ फ्रेट सर्विस देते हो, आफ्टर सेल सर्विस देते हो, वारंटी सर्विस देते हो, वॉट एवर XYZ सर्विसेज देते हो जो मेन सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है बट वो एंसिलरी नेचर है, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है. मिक्स सप्लाई क्या होता है? सबसे पहले मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई इज बेसिकली टू और मोर सप्लाई सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, वेयर इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एंड वेयर सप्लाई इज डन फॉर अ सिंगल प्राइस एंड इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज आर्टिफिशियली बंडल्ड. ये ध्यान रखना है आपको. और इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई. मतलब जहां आपको लगा कि टू और मोर सप्लाईज आर नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, वो क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई हो जाएगा. इट इज इन कंजंक्शन विद ईच अदर बट फॉर अ सिंगल प्राइस बट नॉट आर्टिफिशियल. इट इज आर्टिफिशियल बंडल, इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड. मतलब अगर आप जबरदस्ती 2-3 सप्लाईज एक साथ कर रहे हो एक प्राइस के लिए, तो आपको वो प्राइस उठाना पड़ेगा, वो रेट ऑफ टैक्स उठाना पड़ेगा उस गुड्स में से जो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आता है. आपको पूरा सप्लाई उसी का मानना पड़ेगा. तो ये था गाइस शॉर्ट ब्रीफ ऑन सप्लाई चैप्टर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये देखिए सुपर फास्ट रिवीजन है. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता. तो चलिए ये हो गया आपका सेक्शन 9. अब अपने डील करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में. सर कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने क्या पढ़ने वाले? कॉम्पोजिशन स्कीम इज बेसिकली सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017. सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम किसको मिलता है? एनी पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इसका लिमिट क्या है? 75 लाख अदर देन जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड. ये सबसे पहले आपको गाइस समझ में आना चाहिए. सेकेंडली व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? आपको समझ में आना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज में सारा टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाई, interstate supplies, exports of all the registered persons within the same PAN on all India basis. पूरे इंडिया भर में, पूरा विश्व भर में आपके अंदर, मतलब आप एक पर्सन हो, आपका एक पैन है, आपके ही पैन में जितने भी रजिस्ट्रेशंस लिए हुए हैं, आपकी पैन में जितने भी रजिस्ट्रेशंस लिए हैं, हम उसका सारा का टर्नओवर इंक्लूड करेंगे और दैट विल गिव मी एग्रीगेट टर्नओवर. एक्सक्लूड करना आपको सारा टैक्सेस अंडर CGST, SGST, UTGST, जितने भी GST लॉज में आप टैक्सेस लिए हैं. गाइस याद रखिएगा GST लॉ में जितना टैक्सेस आपको वही एक्सक्लूड करना है, बाद बाकी जो टैक्सेस है वो आपको इंक्लूडेड ही रखना है, आप उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे. GST लॉ में आपके जितने भी टैक्सेस एक्सक्लूड करेंगे प्लस इनवर्ट सप्लाई जिस पे आप रिवर्स चार्ज ऑलरेडी दे चुके हो उस पे आपको टैक्स, आई मीन उस पर आपको एग्रीगेट टर्नओवर नहीं निकालना. याद रखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर का यूज खाली उतना ही होता है जस्ट टू डिटरमाइन वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, दैट्स इट. तो 1 करोड़ और 75 लाख आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट सर रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स कॉम्पोजिशन स्कीम का 3 रेट्स में डिवाइडेड है. एक्चुअली 2 रेट्स में डिवाइडेड है. एक कैटेगरी 3 लोग हैं. एक होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, एक होते हैं रेस्टोरेंट सप्लायर्स, एक होते हैं रेस्टोरेंट सप्लायर्स और एक होते हैं अदर्स. तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो अदर्स होते हैं उनके लिए रेट तो सिंपल है 0.5C 0.5S. वैसे अदर्स के लिए 0.5C 0.5S यानी 1% इनका टैक्स है और इनका 1% टैक्स है. और रेस्टोरेंट्स के लिए 2.5% C 2.5% S यानी इनका 5% टोटल टैक्स है. ठीक है. अब ये जो 1% लगता है ना गाइज और ये जो 5% लगता है, ये 1% 5% किस पे लगता है? ये 1% 5% लगता है एक वर्ड पे जिसका नाम है टर्नओवर इन स्टेट, जिसका नाम है टर्नओवर इन स्टेट. यानी इनका जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में टर्नओवर होगा उसी के ऊपर GST लगेगा, या टर्नओवर इन स्टेट्स हो गया या UT हो गया. लेकिन अदर्स के केस में आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट आया है कि अगर ये सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्सेबल सप्लाईज पे, किस पे? टैक्सेबल सप्लाईज पे. जो टैक्सेबल सप्लाईज है ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पे इन्हें
जीएसटी देनी पड़ेगी। सर्विसेज कॉम्पिटिशन स्कीम वाले दे नहीं सकते हैं, अदर्स वाले, तो देयर इज नो पॉइंट, इसलिए मैं खाली टैक्सेबल सप्लाई का बात करूँ। तो यानी सर ये लोग को खाली टैक्सेबल सप्लाई पे देना है, ये लोग को एग्जाम सप्लाईज पे टैक्स नहीं देना। बट मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट सप्लायर्स को ये लोग को ये लोग को टर्नओवर इन स्टेट पे टैक्स देना। अब सर ये टर्नओवर इन स्टेट क्या है? टर्नओवर इन स्टेट एज द नेम सजेस्ट, जो एग्रीगेट टर्नओवर था ऑल इंडिया बेसिस पे गाइस, वही टर्नओवर इन स्टेट है स्टेट स्पेसिफिक। यानी सारा टैक्सेबल सप्लाई जो विद इन द स्टेट किए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट दूसरा कंट्री में एक्सपोर्ट किए, या फिर आप एग्जाम सप्लाई किए, ऑल उस पर्टिकुलर स्टेट में आप जो भी किए वो आपका क्या हो जाएगा? टर्नओवर इन स्टेट। यानी स्टेट स्पेसिफिक आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन दी कॉम्पोजिशन स्कीम। यानी सर आपको ये रेट याद रखिएगा, आपको रेट लगाना है किस पे? टर्नओवर इन स्टेट पे। बट एग्रीगेट टर्नओवर का क्या काम है? एग्रीगेट टर्नओवर का काम है कि ये देखने के लिए कि क्या आप एलिजिबल हो अंडर कॉम्पिटिशन स्कीम और नॉट। तो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे टर्नओवर इन स्टेट पे, और एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम और नॉट। अब अपने को बात गाइस नेक्स्ट पार्ट देखना है कि बात बताइए, मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में आपका एक यूनिट चलता है और बिहार में आपका एक यूनिट चलता है, आप एक ही आदमी हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि बिहार में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगे बट आप आंध्र प्रदेश में ऑप्ट नहीं करेंगे? द आंसर इज नो। ये लॉ में नियम है सेक्शन 10 में कि if you opt for competition scheme under one registration in one state, you cannot remain in normal scheme in other state। यानी अगर आपको रहना होगा कॉम्पिटिशन स्कीम में तो आपको ऑल टुगेदर सेम सब स्टेट्स में आपको कॉम्पिटिशन स्कीम में रहना पड़ेगा, वरना आप एक में नहीं रह सकते। अगर जैसे आप एक के लिए भी अगर इनएलिजिबल हो गए, मान लीजिए आप बिहार के लिए इनएलिजिबल हो गए, तो आपको आंध्र प्रदेश से भी निकाल दिया जाएगा, आप ओवरऑल आपको कॉम्पिटिशन स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम। अब सर किसको किसको कॉम्पिटिशन स्कीम अलाउड नहीं है? दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। कॉम्पिटिशन स्कीम सबसे पहले किसको अलाउड नहीं है? जो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सप्लाईज, उन्हें कॉम्पिटिशन स्कीम अलाउड नहीं है। जो सप्लाई करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन्हें कॉम्पिटिशन स्कीम अलाउड नहीं है। जो सप्लाई करते हैं उस गुड्स का विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स, यानी विच इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन्हें भी कॉम्पिटिशन स्कीम अलाउड नहीं है। तो गाइज ये सारे कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिन्हें कॉम्पिटिशन स्कीम अलाउड नहीं है, आप इनको ज़रा ध्यान रखेंगे। इस पे एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया था, ऑर्डर आया था बाय दी CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स, जो 2017 में रिलीज हुआ था। ये ऑर्डर बोलता है कि कोई भी कॉम्पिटिशन सप्लायर अगर गुड्स या सर्विसेज कुछ भी सप्लाई कर रहा है, वो साथ ही साथ अगर कोई एग्जाम सर्विस दे रहा है, जिसपे GST नहीं लगता, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज प्रोवाइडिंग एन सर्विस, उसे हम इनएलिजिबल नहीं करेंगे टू ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम, क्योंकि ये सर्विस दे रहा है। नॉर्मली अभी मैंने आपको बताया कि सर्विस देना अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई एग्जाम सर्विस दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज सप्लाइंग एन एग्जाम सर्विस, उसे हम कॉम्पिटिशन स्कीम से बाहर नहीं करेंगे। प्लस इस एग्जाम सर्विसेज को जो भी सप्लाई होगा, जो भी टर्नओवर आएगा, उस टर्नओवर को एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा नहीं जाएगा, उस टर्नओवर को एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा नहीं जाएगा। यानी एग्रीगेट टर्नओवर गाइस याद रखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर याद रखेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम सर्विसेज को प्लीज उसमें इंक्लूड मत करिएगा, एग्जाम सर्विसेज उसमें इंक्लूड नहीं होगा, बट एग्जेम्प्टेड गुड्स होगा, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर गुड्स डील करता है, वो सर्विसेज नहीं। बिकॉज एग्जेम्प्टेड गुड्स में आपका टर्नओवर आपका एग्रीगेट टर्न में आ जाएगा, बट एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आपका एग्रीगेट टर्नओवर में गाइस नहीं आएगा। इट इज बाय द स्पेशल ऑर्डर। ये खाली सर्विसेज के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए बात नहीं कर रहा। एग्जेम्प्टेड गुड्स आपके एग्रीगेट टर्न में रहेगा, बिकॉज आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो चाहे टैक्सेबल हो, व्हाटएवर, वो रहेगा। बट एग्जाम सर्विस आप अकाउंट में नहीं लाएंगे, एग्रीगेट टर्नओवर से आप उसको हटा देंगे। So this was a short summary sir। कॉम्पिटिशन स्कीम में कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, CMP 1, CMP 2, CMP 03, वो ज़्यादा डिस्कस करने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं, आप प्लीज़ उसको अपने अपने मैट से पढ़ लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। अब गाइस अपने को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 11। सेक्शन 11 अपने पढ़े थे एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस होता है फ्रॉम GST, एग्जेम्पशंस होता है फ्रॉम GST। एग्जेम्पशंस सेक्शन 11 में मिलता है। सेक्शन 11 बोलता है कि गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ GST काउंसिल में इशू अ नोटिफिकेशन एग्जेम्प्टिंग गुड्स और सर्विसेज, या फिर एक ऑर्डर ऑफ एक्सेप्शनल नेचर एग्जेम्प्टिंग सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, एंड दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए
कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकता है, या तो थ्रू आउट या तो कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे गाइस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको समझाना है कि इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट चाहे तो एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर सकता है, एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर सकता है which will be applicable retrospectively if it is issued within 1 year from the original date। यानी सर अगर मैं आज कोई नोटिफिकेशन लेकर आया, मान लीजिए आज है 1 जनवरी 2019, मान लीजिए आज है 1 जनवरी 2019 और गवर्नमेंट अगर 28 नवंबर 2019 को इसी नोटिफिकेशन में कुछ एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करता है तो मान लिया जाएगा कि एक्सप्लेनेशन पहले से ही इस नोटिफिकेशन में था, यानी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मान लिया जाएगा। एंड प्लीज गाइस प्लीज गिव दिस इंपॉर्टेंस, ये एक्सप्लेनेशन का बात कर रहा है, ये कोई सेक्शन का बात नहीं कर रहा, ये कोई क्लॉज का बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट को मन करे कि वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करे, एज यू नो एक्सप्लेनेशन का पर्पस होता है इंटेंशन टू क्लैरिफाई, तो गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकता है, वो भी किस में, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में। मैं और कोई नोटिफिकेशन का बात नहीं कर रहा बिकॉज ये सेक्शन 11 में लिखा है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट एक इंसर्ट कर सकता है एक्सप्लेनेशन टू दी मेन नोटिफिकेशन। वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां पे गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि 1 ईयर रेट्रोस्पेक्टिवली आप उसको अमेंड कर सकते हो, मतलब 1 ईयर तक इशू हो जाने चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर ये इशू होता 31 जनवरी 2020 को, तब ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये 1 ईयर के बाद इशू हो रहा है। इसके केस में 1 ईयर के बीच में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो 1 ईयर के विद इन इशू हो गया है, विच इज 1 जनवरी टू 28 नवंबर, 1 ईयर के अंदर इशू हो गया है। बट यहाँ पे वो 1 ईयर के अंदर इशू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला सेक्शन। तो गाइस एग्जेम्पशन ऑफ सर्विसेज अपने सिलेबस में, गुड्स में नहीं है, गुड्स अपने सिलेबस में नहीं एज यू नो। तो सर्विसेज गाइस आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत सारे सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, लिस्ट है सम 40-45 सर्विसेज का, जहाँ पे आपको ये समझना है कि कौन कौन से सर्विसेज टैक्सेबल है, कौन कौन से मतलब कौन कौन से सर्विस एग्जेम्प्ट है, बाकी तो सारे क्या है, टैक्सेबल है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ देख के जाइएगा, इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब चैनल में, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 12, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। सेक्शन 12 बात कर रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, सेक्शन 12 बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का सब 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का अंडर फॉरवर्ड चार्ज क्या होगा, सबसे पहले कौन सा डेट, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस इशूड, ये जो इनवॉइस डेट है, या last date on which invoice was required to be issued, last date on which invoice was required to be issued, ये वाला डेट अपने को पकड़ना है। और लास्ट में है पेमेंट डेट, whichever is earlier, ये तीनों का जो भी अर्लियर होगा वही अपना क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वही अपना हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसी केस में अपने को 12(2) के हिसाब से 12(2) के मान से मानना, टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। सर ये टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जीएसटी कब भरना है, When is the liability to pay tax, ये कौन बताएगा, ये टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा। जीएसटी लग गया सप्लाई पे, बट कब लाइबिलिटी आया टैक्स पे करने के, ये कौन बताएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब अगर आपका इस महीना टाइम ऑफ सप्लाई आया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे पता चला। ये आपको पता चला कि आपने इनवॉइस काट दिया, इनवॉइस इशू हो गया आपका, आपने इनवॉइस बिल इशू कर दिया, या फिर वो दिन आ गया जब आपको इनवॉइस इशू करना था और आपने पेमेंट रिसीव कर लिया। तो गाइस अमेंडमेंट आया है, प्लीज याद रखेंगे अमेंडमेंट आया है, गुड्स के लिए अमेंडमेंट आया है कि अगर मैं गुड्स सप्लाई करता हूं और मैं अगर पेमेंट पहले रिसीव कर लेता हूं, मैं अगर पेमेंट पहले रिसीव कर लूं, यानी मैं एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लेता हूं, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस उस केस में जीएसटी लगता है। जब आप इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड व्हिचएवर इज रिलेटेड, उसके बेसिस पे जीएसटी लगता है। एडवांस के समय जीएसटी नहीं लगता, एडवांस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आपको इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड पे ही जीएसटी लगाना है, टाइम ऑफ सप्लाई उसी समय आएगा। गाइस ये ध्यान आपको रखना है। फिर अपने पढ़े थे इसमें छोटा प्रोविजन कि अगर एक्सेस अमाउंट आप 1000 रुपीज तक ले लिए, तो जिस दिन अगर एक्सेस अमाउंट आप 1000 रुपीज तक ले लिए ओवर एंड ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, तो यू हैव एन ऑप्शन टू चूज योर टाइम ऑफ सप्लाई एज द नेक्स्ट इनवॉइस डेट कैन बी योर टाइम ऑफ सप्लाई एज चोजन बाय द सप्लायर। ठीक है गाइस, याद रखिएगा जो पेमेंट डेट है इसका एक ही इसका मीनिंग होता है डेट ऑफ रिसीट एज पर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पेमेंट एंटर किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या क्रेडिट टू बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। देन कम्स रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में अपने क्या पढ़े थे सर, रिवर्स चार्ज में अगर आप गुड्स के अंडर टैक्स पे कर रहे हो, मैं गुड्स का बात कर रहा हूं, तो आपको क्या डेट्स ध्यान रखने हैं, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, फिर आपने जिस दिन पेमेंट किया, पेमेंट मतलब डेबिट टू बैंक अकाउंट और पेमेंट एंट्री व्हिचएवर इज अर्लियर, या फिर डेट
ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर, मतलब सप्लायर का इनवॉइस डेट से लेके 31st डे आपको वो कैलकुलेट करना है. विच एवर इज अर्लियर 1 2 3 का ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज. फिर अपने पढ़े थे गाइस सप्लाई थ्रू वाउचर्स, कि वाउचर्स के केस में जब आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो दो केस होता है. अगर आपका वाउचर्स आइडेंटिफाइबल है, अगर आपका वाउचर्स आइडेंटिफाइबल है तो आपको लेना पड़ता है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर. और अगर आपका गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं है, I mean अगर आपका गुड्स आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन आपने वाउचर इशू किया तभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा. लेकिन अगर आपका गुड्स नॉट आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये माना जाएगा. 12.5 अपने फिर अपने गाइस पढ़े थे, फिर 12.6 भी पढ़े थे, ऐसे बहुत सारा सेक्शंस पढ़े थे. इसमें हमने पढ़ रहे थे कि वाउचर्स के अलावा फिर अपने ये भी पढ़ रहे थे रेसिडुअल केसेस. रेसिडुअल केसेस मतलब कि अगर आप निकाल ही नहीं पा रहे हो अपना टाइम ऑफ सप्लाई, तो अगर आपका पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट है तो डेट ऑन विच रिटर्न वाज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, और अदर केसेस में द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. लास्ट में अपने देखे थे इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन आपको इंटरेस्ट, जिस दिन आपको पेनल्टी मिल गया मतलब एक्चुअली रिसीव्ड आपने ले लिया, तब जाके आपका लायबिलिटी खड़ा होगा, वरना नहीं खड़ा होगा. मतलब टाइम ऑफ सप्लाई विल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट. सर इसी के केस में सेक्शन 13 भी इसी तरह एप्लीकेबल है फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी सेक्शन नंबर 13(2) स्टार्ट होता है, और 13(2) भी यही बोलता है फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस में. याद रखेंगे 13(2) गाइस इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 3 डेट्स होता है, पेमेंट डेट, इनवॉइस डेट और कंप्लीशन डेट. जब मैं सर्विसेज का बात कर रहा हूं तो मेरे को बात करना पड़ेगा कंप्लीशन डेट का. तो सर यहाँ पे क्या होता है, आपको पीडी, आईडी और सीडी. तो इनवॉइस डेट आप कब लेते हो? इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम सीडी. अगर आप सीडी कंप्लीशन डेट से अगर आप 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिए तो आईडी और पीडी विच एवर इज अर्लियर आपका बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू करते हो, 30 दिन के बाद अगर आप इनवॉइस इशू करते हो तो उस केस में कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. याद रखेंगे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं एडवांस रिसीव कर लिया, मतलब आपकी पेमेंट डेट पहले आ गई और उसके बाद में आपका इनवॉइस आ रहा है, कंप्लीशन डेट आ रहा है, आपका पेमेंट डेट पे ही आपका जीएसटी लग जाएगा गाइस, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा. जो अमेंडमेंट मैंने एडवांसेस का डिस्कस किया था वो पेमेंट डेट वाला एप्लीकेबल, वो गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, वो सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. अमेंडमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गुड्स नॉट फॉर सर्विसेज. सर्विसेज पे तो जीएसटी लग जाएगा एडवांस पे, जो चले आ रहा है सर्विस टैक्स लॉ से. बाकी प्रोविजंस गाइस बिल्कुल सेम. अच्छा ये 30 डेज हो जाएगा 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर इनवॉइस वो इशू करते हैं तो इनके लिए 45 डेज हो जाता है. फिर बात करते हैं 13(3) में. अच्छा 1000 रुपये वाला प्रोविजन इसमें भी है, जैसे अपने 12(2) में पढ़े थे. फिर अपने बात करते हैं रिवर्स चार्ज में. गाइस रिवर्स चार्ज में सिंपल सा प्रोविजन है कि जिस दिन आपने पेमेंट किया रिवर्स चार्ज के लिए, पेमेंट किया किसको? सप्लायर को, आइदर बाय डेबिट टू बैंक अकाउंट और योर एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, उस दिन से 61st डे, मतलब जो 31st डे था गुड्स के लिए, ये हो जाएगा 61st डे इन केस ऑफ सर्विसेज. देन कम्स गाइस सेम सप्लाई थ्रू वाउचर्स, बिल्कुल सेम है. अगर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, आइडेंटिफाइबल नहीं है सप्लाई तो डेट ऑफ रिडेम्पशन. फिर अपने पढ़ेंगे गाइस 13(5), ये भी बिल्कुल सेम है गाइस, कि अगर आप नहीं निकाल पा रहे, बिल्कुल सेम है गाइस. रेसिडुअल केस भी सेम है, इंटरेस्ट पेनल्टी वाला प्रोविजन भी सेम है. तो दिस गिव मी एन एंड टू सेक्शन 13 विच इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. फिर आता है सेक्शन 14. सेक्शन 14 बात करता है गाइस, सेक्शन 14 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स. अगर आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है उस केस में आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इनके सिलेबस में नहीं है, बट सीएस और सीएमए के लिए एप्लीकेबल और फाइनल लेवल पे सारा एप्लीकेबल है. खाली सीए इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो मैं प्रोविजन बताने जा रहा हूँ. सेक्शन 14 चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स. सेक्शन 14 चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स. चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बेसिकली दो मैटर पे डील करता है. आपका सप्लाई हो रहा है बिफोर चेंज, आपका सप्लाई हो रहा है बिफोर चेंज, या तो आपका सप्लाई हो रहा है आफ्टर चेंज. याद रखेंगे एक सिंपल सा लॉजिक इसके लिए, तो जिसके बेसिस पे आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा. अगर सप्लाई हो रहा है आपका बिफोर चेंज, अगर सप्लाई हो रहा है आपका बिफोर चेंज, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर चेंज के पहले हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा पेमेंट डेट
और इनवॉइस डेट अगर दोनों पहले इशू हो गया तो विच एवर इज अर्लियर आपको वो लेना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर पेमेंट डेट पहले हुआ, मान लीजिए इस दिन को चेंज हुआ, ठीक है, इस दिन को चेंज हुआ और चेंज के पहले आपका पेमेंट डेट आ गया बट आपका इनवॉइस डेट बाद में आया, तो आपको पेमेंट डेट लेना है। और अगर आपका इनवॉइस डेट पहले आ गया और आपका पेमेंट डेट बाद में, तो आपको इनवॉइस डेट लेना है। यानी अगर गाइस आपको समझ में आ गया होगा, अगर सप्लाई हुआ चेंज के पहले ही, तो जो भी डेट चेंज के पहले हो रहा है, जो भी डेट चेंज के पहले हो रहा है, वो डेट को ही अपने टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर सारे ही डेट्स चेंज के बाद हो रहा है तो डेफिनेटली आपको बाद वाला रेट लेना पड़ेगा। यानी सर इस केस में अगर जो भी है, पेमेंट हो चाहे इनवॉइस हो चाहे दोनों, माई टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट जो मेरा चेंज के पहले हो रहा है, बिकॉज चेंज के पहले आपने सप्लाई किया है। वैसे ही सप्लाई जब आप आफ्टर चेंज करेंगे गाइस, तो मान लीजिए ये मैंने बनाया सप्लाई आफ्टर चेंज, ठीक है, तो इस केस में चेंज के बाद अगर पेमेंट हो रहा है और आपने इनवॉइस इशू कर दिया पहले, तो पेमेंट डेट को हम लोग मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। या मान लीजिए आपने इनवॉइस इशू किया बाद में बट आपने पेमेंट पहले रिसीव कर लिया, हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे इनवॉइस डेट को। या फिर मान लीजिए दोनों ही आपका अगर बाद में हो रहा है, तो दोनों का जो अर्लियर है यहाँ पे माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे गाइज आपको बात याद रखना है कि नॉर्मली आपको पता है पेमेंट डेट का मतलब होता है डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट टू बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे गाइज आपको याद बात रखने, कंसेप्ट अपने पढ़े थे 4 वर्किंग डेज का, एक कंसेप्ट अपने पढ़े थे 4 वर्किंग डेज का, कि अगर आपका बैंक अकाउंट 4 वर्किंग डेज के बाद क्रेडिट हो रहा है, यानी आपने एंट्री तो आज पास कर ली बट आपका बैंक अकाउंट 4 दिन बाद क्रेडिट हुआ, तो ये वाला डेट मतलब जो आपका पेमेंट डेट है वो माना जाएगा जिस दिन आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब अगर डिफरेंस, सी नॉर्मली तो आपको एंट्री डेट और क्रेडिट टू बैंक अकाउंट विच एवर इज क्रेडिट वाला डेट, इस दोनों का अर्लियर को ही आपको मानना पड़ता है योर टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस दोनों का डिफरेंस अगर 4 दिन से ज़्यादा का है, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे पेमेंट डेट, हम जिस दिन आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस दिन कंसिडर करेंगे। मतलब आपका पेमेंट डेट विल बी चेंज्ड इन द केस ऑफ नेक्स्ट वाला ऑप्शन, दैट इज सप्लाई हो रहा है आफ्टर कंप्लीशन, सप्लाई हो रहा है आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो दिस गिव मी एन एंड टू द चैप्टर सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई कंटेनिंग सेक्शन 14। अब अपने स्टार्ट करेंगे गाइस वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15। सेक्शन 15 अपने को बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे इंपॉर्टेंट कम से कम 8 से 10 मार्क का वेटेज है गाइस, इसको प्लीज अच्छे से करके जाएंगे। सेक्शन 15, सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 सबसे पहले बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अल्टीमेटली द वैल्यू एट विच यू हैव टू कैलकुलेट योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन्स वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर अनरिलेटेड पर्सन्स नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब सर कुछ और भी बेनिफिट दिया जा रहा है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया जा रहा है, प्राइस इज नॉट होली इन मनी, कुछ और भी बेनिफिट दी जा रही है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, रिलेटेड पार्टी है, तो रिलेटेड पर्सन जैसे अपने डेफिनेशन पढ़ा था शेड्यूल 1 के लिए, वही डेफिनेशन है पार्टनर, पार्टनरशिप, फर्म, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, कंट्रोलिंग ईच अदर, ये सब क्या है रिलेटेड पर्सन्स के डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो अगर वो वाला केस है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आप नहीं ले सकते, आपको जाना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल्स के पास, जो डिफाइंड है रूल 27 से रूल 31 के बीच में, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल्स के पास, वो आपको मदद करेगा आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन और 15(1) बोलता है। फिर 15(2) क्या बोलता है? 15(2) बोलता है कि क्या क्या स्पेसिफिक इंक्लूजन्स होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। स्पेसिफिक इंक्लूजन्स क्या क्या होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में, विच इज वेरी सिंपल। ट्रांजैक्शन वैल्यू में सबसे पहला जो इंक्लूजन होगा वो क्या होगा? 15(2)A, 15(2)B, C, D। मैं सेक्शन नंबर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। 15(2)A क्या बोलता है? कोई भी टैक्सेस जो भी लेवी हो रहा है अंडर, जो भी टैक्सेस लेविड है, जो भी टैक्सेस चार्ज है अदर देन जीएसटी लॉ, वो सारा का सारा जो भी चार्ज किया जा रहा है रेसिपिएंट को, सारा का सारा इंक्लूड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। जैसे मान लो आप टेनेंट को म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करते हो, म्युनिसिपल टैक्स रिकवर करते हो, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। देन कम्स कोई भी पेमेंट विच इज मेड बाई अगर आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, आप कौन हो गए? सर आप हो गए रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर विच इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट, विच इज सपोज टू बी इंकर्ड बाय द सप्लायर बट विच इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, इन दैट केस वो वाला जो वैल्यू, जो प्राइस पेमेंट कर रहा है कौन? रेसिपिएंट,
ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, बट किसको करना चाहिए था, सप्लायर को करना चाहिए था। इन दैट केस जो रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है वो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, तो 15(2)(b) के हिसाब से उसको प्राइस में इंक्लूड करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपने पढ़े थे 15(2)(c), दैट इज कमीशन एक्सपेंसेस या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या पैकिंग खर्चा, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड इन रिलेशन टू दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। याद रखेंगे सर्विसेज के लिए, सर्विसेज के पहले तक, सप्लाई के पहले तक जो भी आपने खर्चा किया है वो सारा 15(2)(c) में ऐड होगा, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस। और गुड्स के लिए, गुड्स की डिलीवरी के पहले तक, मतलब डिलीवरी, प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस, प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस जो भी खर्चा लगेगा वो सारा का सारा आपका 15(2)(c) के हिसाब से वैल्यू सप्लाई में ऐड होगा, जैसे डिजाइनिंग चार्जेस, पैकिंग बॉक्सेस, बॉक्सिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ये सारा का सारा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन चार्जेस, ये सारा का सारा आपका जीएसटी, वेमेंट चार्जेस, ये आपका वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। देन कम सर, बहुत ही सिंपल, फिर बहुत सारा अपने पढ़े थे, इंटरेस्ट पेनल्टी, चार्ज फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये भी क्या होता है सर, ये भी आपके वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। याद रखिए टाइम ऑफ सप्लाई में अपने पढ़े थे एक्चुअल रिसीव डेट वाले दिन आपको जीएसटी, जिस दिन आपने एक्चुअल रिसीव किया, जिस दिन आपने एक्चुअल रिसीव किया उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई होता है, बट सर इंक्लूड कैसे होता है, वो तो सेक्शन 15(2) के हिसाब से होता है। देन कम्स सब्सिडीज, कोई भी प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, कोई भी प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, जो प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, और अगर वो प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जीएसटी में, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और याद रखिएगा सब्सिडी उसी के वैल्यू में इंक्लूड होगा जो सप्लायर एक्चुअली, जो एक्चुअल सप्लायर है उसी के वैल्यू में सब्सिडी इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस गिव्स अस शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑन 15 सेक्शन 15 व्हिच गिव्स अस 15(2) का स्पेसिफिक इंक्लूजन्स। अब 15(3) अब 15(3) गाइस बहुत सिंपल है। 15(3) बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट इज क्वाइट सिंपल। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। 15(3) बोलेगा इफ द डिस्काउंट was already recorded in the invoice, if the discount was already agreed before or at the time of supply, then discount will be allowed to be reduced from the value of supply. But what if the discount was not agreed at the time of supply, but discount is also not recorded in the invoice, but discount is given after the time of supply? तब क्या करना पड़ेगा सर? तब तो भैया आपको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, द डिस्काउंट शुड बी एज पर द अग्रीमेंट, मतलब पहले आपका एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई के पहले आपने डिस्काउंट नहीं दिया, आप डिस्काउंट बाद में दे रहे हो, तो भी आपको रिडक्शन मिलेगा। यस, दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहला, योर डिस्काउंट शुड बी लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक इनवॉइस, आपको इनवॉइस से वो डिस्काउंट लिंक करना पड़ेगा, मतलब वो डिस्काउंट एक स्पेसिफिक इनवॉइस रिलेटेड होना चाहिए। प्लस यू शुड हैव अ प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, यू शुड हैव अ प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, मतलब एक कम से कम रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में एक डिस्काउंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए कि हम आपको डिस्काउंट देंगे विद सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। एंड सेकेंडली देखिए, याद रखिएगा इनवॉइस वाइज लिंक्ड वाला प्रोविजन और प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट। एंड थर्डली, द इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रेसिपिएंट लिया है ऑन द डिस्काउंट फैक्टर दैट हैज टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, बिकॉज जब सप्लायर इशू किया होगा वो 100 रुपीज पे इशू किया होगा, जिस पे 10% जीएसटी लगा, मान लो 110 रुपया। अब ये 10 रुपीज आईटीसी कौन ले लिया होगा? रेसिपिएंट। अब जब ये 100 रुपीज को मैं 90 करूंगा तो 9 रुपीज करूंगा तो 99 करूंगा, तो डोंट यू थिंक 1 रुपीज मेरे को माइनस करना पड़ेगा? किसको? आईटीसी रेसिपिएंट को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आईटीसी -1 नहीं किया, आई मीन रेसिपिएंट आईटीसी का -1 नहीं किया, तो उसे ये वैल्यू भी करने नहीं मिलेगा। किसको? सप्लायर भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लायर फिर नहीं कर सकता, तो फिर डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज आईटीसी विल नॉट बी रिड्यूस्ड सिंस आईटीसी इज नॉट रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। तो डिस्काउंट रिलेटेड गाइस बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये 15(3) वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने को दिया डिस्काउंट, आई मीन वैल्यूएशन का सेक्शन 15। वैल्यूएशन रूल्स, रूल 37, रूल 31 आप प्लीज डिटेल में देख लेंगे। बहुत सारा अलग अलग वेराइटीज के लिए डील करता है, अलग अलग फैक्टर्स के लिए डील करता है, आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। देन कम्स सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 21। यहाँ पे अपने पार्ट 1 खत्म करेंगे, पार्ट 2 अपने स्टार्ट करेंगे इसके बाद, विच इज आफ्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो प्लीज डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस देता हूँ, अश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो से आपको बहुत
बेनिफिट मिलने वाला है. यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस. आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिकैप्चुलेशन हो जाएगा. सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 है इनपुट टैक्स क्रेडिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 16 क्या बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में. सर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जीएसटी. जिसके कारण से जीएसटी इज अ जीएसटी, इट्स नॉट अ गब्बर सिंह टैक्स, इट्स अ गुड एंड सिंपल टैक्स. एक्चुअल बेनिफिट अगर जीएसटी में मिल रहा है तो इट्स बिकॉज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. अगर आपको पता है सर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आईटीसी. आईटीसी मतलब अगर मैं सप्लायर हूँ, मैं किसी को मैंने किसी को सप्लाई किया, तो मैंने किसी से रिसीव भी तो किया, तो मेरे लिए क्या हो गया इनवर्ट सप्लाई. तो इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स लगता है वो मेरा क्या होता है इनपुट. क्या होता है इनपुट टैक्स. उसका अगर मुझे क्रेडिट मिलता है तो मेरे लिए क्या हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेफिनेशन. अब जो भी रिवर्स चार्जेस में भी जो मुझ पर टैक्स लगता है सर वो भी क्या होता है मेरा इनपुट टैक्स का पार्ट बनता है. इसको प्लीज ध्यान रखिएगा. जो भी टैक्सेस मैं रिवर्स चार्ज में पे करता हूँ अंडर 93 या 94, क्योंकि मैं रेसिपिएंट होकर टैक्स पे कर रहा हूँ तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाता है. और याद रखना आपको कि आरसीएम के अंदर जो आप टैक्स पे करते हो वो आपको कैश में पे करना पड़ता है पहले. आप उसके अगेंस्ट में आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते. आपको उसके अगेंस्ट में आईटीसी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. आपको आरसीएम सबसे पहले टैक्स भरना पड़ता है, उसी के बाद आपको उसका आईटीसी यूटिलाइजेशन उसका क्रेडिट आप ले सकते हो आफ्टर यू पे द टैक्सेस. तो कमिंग बैक टू सेक्शन 16 सर, आईटीसी में अगर आपको पता होगा 3 तरह के टैक्सेस है, सी, एस और आई. तो सीजीएसटी इनपुट सबसे पहले सीजीएसटी के साथ यूटिलाइज होता है, फिर वो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज होता है. इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले इनपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज होता है, फिर वो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज होता है. आईजीएसटी इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज होता है, फिर सी के साथ यूटिलाइज होता है, फिर एस के साथ यूटिलाइज होता है. याद रखेंगे सी और एस आपस में यूटिलाइज नहीं होता. ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म. एक सम पक्का इसमें से आएगा. तो सेक्शन 16 यही बात बोलता है. अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या, आपको कब मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट्स. एलिजिबिलिटी देयर आर 2 कंडीशंस. पहला एलिजिबिलिटी दैट यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन. आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. देन आपको बोलेगा, देन आपको एक दूसरा एलिजिबिलिटी बोलेगा, द इनपुट्स व्हिच यू हैव यूजिंग दैट शुड बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अगर आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे तो आपको उसका ऊपर क्रेडिट नहीं मिले. मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी खरीदा और गाड़ी मैंने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, मैंने उससे कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, ऑल्दो उस पर टैक्स लगा हुआ है बट मेरे को उस पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ. सेकेंड पॉइंट सेक्शन 16 का बोलता है कि व्हाट आर दी कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी. तो देयर आर 4 कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी. 4 कंडीशंस आईटीसी क्लेम करने के लिए. सबसे पहले आपको गुड्स मिल जाना चाहिए. आपको गुड्स मिल जाना चाहिए. अगर आप गुड्स नहीं रिसीव किए उसके बाद आप उसके बावजूद भी आप आईटीसी ले लिए तो नहीं चलेगा. गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड. सेकेंडली आपको ध्यान रखना है गाइस कि सप्लायर शुड हैव पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. सप्लायर शुड हैव पेड taxes to the government either by paying cash or by paying by utilizing ITC. मतलब वो या तो अपना क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया है या तो अपना टैक्सेस कैश में पे कर दिया. 2 वे से वो अपना टैक्सेस पे कर सकता है सप्लायर. तो सप्लायर ने पे कर दिया. सेकेंड पॉइंट हो गया सप्लायर ने पे कर दिया. अगर आप सप्लायर पे कर दिया तो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए. अगर आपके पास एक टैक्स इनवॉइस नहीं है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक क्रेडिट नहीं ले सकते. और लास्ट में रिटर्न शुड बी फाइल्ड. अगर आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. दैट इज फॉर श्योर. अब गाइस अपने को ये समझना है, ये 4 अपनी कंडीशंस पढ़ ली है. अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. ये बोलता है कि अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब मान लीजिए मैं एक रेसिपिएंट हूँ, मैंने किसी से परचेज किया. क्या परचेज किया? एक गुड्स परचेज किया जिसपे 10,000 प्लस 180 दैट इज 11,000 1800. मान लो 1800 है तो 11,800 टोटल प्राइस था. मैंने क्या किया, मैंने 1800 का आईटीसी तो ले लिया. मैंने 1800 का आईटीसी तो ले लिया. मैंने 1800 का आईटीसी तो ले लिया. आई हैव पेड दिस विद इन वन. मैंने 1800 का आईटीसी तो ले लिया बट मैंने इसको 180 डेज के अंदर पे नहीं किया. मैंने इस पर्टिकुलर सप्लायर को 180 डेज के अंदर पे नहीं किया. और सिंस मैंने इस पर्टिकुलर सप्लायर को 180 डेज के अंदर पे नहीं किया गाइस, तो यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने आईटीसी भी ले लिया और इस सप्लायर को बेचारे को पैसा भी नहीं मिला और ये अपना गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दिया. तो यहाँ पे रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा और उसका आउटपुट टैक्स को उसको बढ़ाना पड़ेगा. उसका आउटपुट टैक्स को उसको बढ़ाना पड़ेगा. ही विल हैव टू इंक्रीज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. उसे अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है. प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा. वो भी कब से?
जब से उसने स्टार्टिंग डेट से, मतलब पहले से ही उसमें, मतलब 180 डेज से, जब ये 180 डेज चालू हुआ तब से ही उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। जब उसने क्रेडिट लिया टिल फ्रॉम दैट डेट उसका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम अंडर सेक्शन 50। तो ये हो गया गाइस रिवर्सल का प्रोविजन कि इसको 180 डेज वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। ये है 16 सबसेक्शन 4 का सेकंड प्रोवाइजो में, आप प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। तो दिस गिव्स मी अ पॉइंट इन सेक्शन 16। देन कम्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अगर आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन पे जो आईटीसी एलोकेटेड है आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आप या तो डेप्रिसिएशन ले सकते हो, आप या तो गुड्स, आप तो या तो डेप्रिसिएशन ले सकते हो या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। मान लो 10 लाख का गुड्स है, उसमें 1 लाख जीएसटी है, टोटल 11 लाख है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गुड्स में, आपको अपने कैप गुड्स में एक्चुअल कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा 10 लाख और आप आईटीसी लोगे 1 लाख का। लेकिन अगर आप सोचो कि आप 11 लाख का कॉस्ट पकड़ लो और उसी के ऊपर आप क्या क्लेम करो, डेप्रीसिएशन, तो गाइज वो पॉसिबल नहीं होगा, आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप आईटीसी क्लेम चाहिए तो आपको, अगर आपको आईटीसी क्लेम चाहिए, अगर आपको आईटीसी क्लेम चाहिए तो आप यहाँ से एक्चुअल कॉस्ट से हटा लोगे। और आपको आईटीसी क्लेम नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर, अगर आपको आईटीसी क्लेम नहीं चाहिए, अगर इफ यू डोंट वांट टू क्लेम आईटीसी, देन आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। मतलब आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते, टैक्स कंपोनेंट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो और आप उसका आईटीसी भी ले रहे हो, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, यू कैन क्लेम एनी वन ऑफ द थिंग्स। देन आता है गाइस सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करेगा, सेक्शन 17 बात करेगा, 17 बेसिकली बोलता है अपोर्शनमेंट मैकेनिज्म। 17 बोलता है अपोर्शन मैकेनिज्म। 17 बोलेगा कि आप अगर क्रेडिट्स, आप अगर इनपुट्स को बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो, तो आप उसको कैसे अपोर्शन करोगे। तो गाइस 17(1) सबसे पहले बात करेगा कि अगर आप एक ही इनपुट को बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो और नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस यूज वाला ही इनपुट के ऊपर क्रेडिट मिलेगा। मतलब अगर मैं एक ही इनपुट को कॉमन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों के लिए, तो मुझे जितना मेरा एट्रीब्यूटेबल होगा बिजनेस यूज के लिए मेरे को उतना ही क्रेडिट मिलेगा। 17(2) बोलेगा अगर मैं एक ही इनपुट को कॉमनली यूज कर रहा हूँ टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जाम सप्लाई के लिए भी, तो मैं जितना इनपुट मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया उतना ही मेरे को क्रेडिट मिलेगा, जितना मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया एग्जाम सप्लाई के लिए मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना मेरे को नॉन बिजनेस यूज के लिए क्रेडिट मिलेगा। ठीक है गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब गाइस ये वाला जो है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि कितना क्रेडिट मेरे को इसमें मिलेगा, कितना क्रेडिट उसमें मिलेगा, ये मुझको पता चलेगा रूल 42 में और रूल 43 में। ये मुझको पता चलेगा रूल 42 में और रूल 43 में। रूल 42 एंड रूल 43 बेसिकली बात करेगा कि हाउ विल यू अपोर्शन द क्रेडिट्स, हाउ विल यू अपोर्शन द क्रेडिट्स बिटवीन इनपुट्स, between capital inputs, input services and capital goods, between input services and capital goods। ठीक है, तो रूल 42 बेसिकली बताता है कि अगर आप इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के ऊपर आपने टैक्स दिया है तो सर उसके ऊपर आपका क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको बेसिकली मानना है T1 T2, ये सब गाइस अपने पढ़े थे, T1 T2 T3, फिर अपने पढ़े थे C1 से आपको निकालना पड़ेगा T4, C1 माइनस T4 आपको देगा C2 में से आप निकालोगे D1 D2 और यहाँ पे आपको मिलेगा C3। D1 will be C2 into E by F and D2 is basically C2 का 5% and C3 is basically C2 minus D1 minus D2। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था T is what your total tax। इस टोटल टैक्स में से आपको क्या माइनस करना है, सबसे पहले आपको माइनस कर देना है विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। T2 हो गया विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज। T3 हो गया जो ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं, अपने पढ़ेंगे थोड़ी देर में ब्लॉक क्रेडिट्स, वो क्रेडिट्स जिसपे जीएसटी का इनपुट आपको नहीं मिलता है चाहे वॉट एवर द केस में भी। और ये हो गया आईटीसी जो आप क्रेडिट ले लेते हो अंडर ई क्रेडिट लेजर, अंडर ई क्रेडिट लेजर जो आप क्रेडिट ले लेते हो। फिर C2 में फिर आप इसमें से T4 निकालते हो। T4 हो गया अल्टीमेटली होली एंड एक्सक्लूसिवली जो आपको बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हो, जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हो वो हो गया आपका T4। फिर बैलेंस जो आपका बचता है C1 माइनस T4, वो बच गया आपका कॉमन क्रेडिट्स, वो बच गया आपका कॉमन क्रेडिट्स। अब इस कॉमन क्रेडिट्स में आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको एलोकेट करना पड़ता है E/F के फॉर्मूला में। E हो गया आपका एग्जाम सप्लाई, TF हो गया आपका टोटल टर्नओवर। जितना आपका अपोर्शन होता है वो आपका ये हो जाता है
इनएलिजिबल क्रेडिट, ये आपको अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये वो क्रेडिट है जो आपने अपोषण किया, किस में अपोषण किया, आपने एग्जाम सप्लाई में अपोषण किया। ये बेसिकली है नॉन बिजनेस वालों के लिए 5% एक रेट गवर्नमेंट ने अज्यूम किया कि आपका 5% क्रेडिट्स हम डिसअलाउ कर देंगे, वो अलाउ नहीं किया जाएगा एज C2 इंटू 5%। और अल्टीमेटली गाइज ये C3 बनता है जो आपको ITC मिलता है एलिजिबल फॉर योर क्रेडिट लेजर, जो आपको मिलता है फॉर क्रेडिट लेजर, यही से आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो ये गाइस अपने पढ़े थे रूल 42। रूल 42 के सिमिलर ही रूल 43 है। रूल 43 भी यही बात करता है। रूल 43 बात करता है कैपिटल गुड्स के केस में कि कैपिटल गुड्स के केस में आपको कैसे क्रेडिट यूटिलाइज करना है, कैसे क्रेडिट लेना है, या प्लीज एक बार देख लेंगे आप। इसी तरह का सिमिलर रूल है। मोर इंपॉर्टेंटली रूल 42 है, इसलिए मैंने एक बार आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। very 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 important for exam is 17 subsection 5 जो है ब्लॉक क्रेडिट्स का कंसेप्ट। गाइस ब्लॉक क्रेडिट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ब्लॉक क्रेडिट्स अल्टीमेटली वो बोलता है कि क्रेडिट्स विच विल नॉट बी अलाउड टू फॉर यू टू बी टेकन अंडर GST, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसका क्रेडिट्स नहीं ले सकते GST लॉ के अंदर। अगर आप उसका क्रेडिट लेंगे तो आपको क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब ये क्रेडिट आपको नहीं मिलता। जैसे क्या, जैसे सर सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गई, मोटर व्हीकल्स हो गई। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ गाइस, ध्यान रखेंगे एक चीज। नॉर्मली आप मान लो अगर मोटर व्हीकल्स का मैं बात करूं, तो मोटर व्हीकल्स के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता। बट इफ आई एम सप्लाइंग मोटर व्हीकल्स and I am using that I'm making and I'm receiving inward supply of the same category. I'm receiving inward supply of the same category to provide that particular supply. तो अगर मैं मोटर व्हीकल्स बोल रहा हूं तो मैं मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट नहीं ले सकता। बट अगर मैं मोटर व्हीकल्स का डीलर हूं, मैं डीलरशिप लेके रखा हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं मोटर व्हीकल्स, तो उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूं मोटर व्हीकल्स का, मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का सर्विस दे रहा हूं, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूं। मैं ड्राइविंग स्कूल्स चला रहा हूं या मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ड्राइविंग के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैं अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए मोटर व्हीकल्स यूज कर रहा हूं तो मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। तो गाइस ऑल इन ऑल बात यही है कि प्रिंसिपली मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट नहीं मिलता, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फिर गाइस सेकंड पॉइंट क्या होता है, जैसे मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, लीव ट्रैवल कंसेशन, वेकेशन व्हिच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर एज लीव ट्रैवल कंसेशन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। रेंट अ कैब सर्विसेज का आपको एम्प्लॉय नहीं मिलता। रेंट अ कैब सर्विसेज का आपको सर्विसेज नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। इंश्योरेंस सर्विसेज का आपको क्रेडिट नहीं मिलता जो आप लेके रखे हो, हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट आपको नहीं मिलता। या फिर जो भी रेंट अ कैब का, अच्छा इसमें भी गाइस वही बात है कि अगर आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई एज एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कंपोजिट और अ मिक्स सप्लाई, इन दैट केस आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ध्यान देंगे मेरा बात ध्यान से। अगर मैं एक होटल अकोमोडेशन सर्विस दे रहा हूं, और मैं साथ ही साथ एक पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी दे रहा हूं, तो अगर मैं पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा हूं तो दैट बिकम्स माई एक कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी। अब मैं उस पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए मैंने कोई इनपुट सर्विस लिया, जैसे मान लो रेंट अ कैब सर्विस लिया, मैंने किसी ड्राइवर को हायर किया या ट्रांसपोर्टर को हायर किया या किसी ट्रैवल एजेंसी को हायर किया कि बॉस तुम मेरे को सर्विस दो, मेरे गेस्ट लोगों को सर्विस देना है, उनको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना है, जो नॉर्मली हर होटल्स में होता है। तो उस केस में सर क्या हो जाएगा, सर उस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल सा बात है। आपको ये देखना है कि आप अपना कॉम्पोजिट सप्लाई देखो, क्या कॉम्पोजिट सप्लाई में आपका वो पार्ट जुड़ा हुआ है, कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, क्या कॉम्पोजिट सप्लाई में आर यू प्रोवाइडिंग रेंट अ कैब सर्विसेज, यस सर आई एम प्रोवाइडिंग रेंट अ कैब सर्विसेज। तो गवर्नमेंट यही बोलता है अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सर्विस अगर आप रिसीव कर रहे हैं सेम कैटेगरी का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर एडिंग द वैल्यू, यू आर एडिंग द वैल्यू। एंड गाइस यही कंसेप्ट है पूरे वैट का, आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्योंकि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे कुछ और, आप यूटिलाइज कर रहे, आप इनवर्ट सप्लाई रिसीव कर रहे, ये वाला तो हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। यू शुड बी सप्लाइंग दैट सप्लाई एज एन एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो गाइज आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसको रटेंगे नहीं प्रोविजन को, आपको उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, रटना नहीं है ये प्रोविजन को, आपको समझना है इनवर्ट सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी एज एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो ये सब केस में एप्लीकेबल है। जैसे रेंट अ कैब में क्या है गाइस, रेंट अ कैब में एक और चीज है कि अगर गवर्नमेंट कंपलसरी कर दिया अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स दैट आपको सर्विसेज देना ही पड़ेगा एम्प्लॉइज को रेंट अ कैब वाला, तो जीएसटी का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपने गुड्स आपका लॉस्ट हो गया, फ्री सैंपल्स आपने दे दिया, गुड्स विच हैव यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर कॉम्पिशन स्कीम, गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेड ड्यू टू फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 73 74 जो डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स के थ्रू अराइज होता है गाइस, इसका क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको प्लीज उसको बहुत अच्छे से 17 सब सेक्शन 5 को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दिस गिव्स मी एंड टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बहुत सिंपल है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस का बात करता है कि कब कब क्रेडिट आपको मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस का क्रेडिट बात बोलता है। इसको अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में, बट टिल देन आप ये वीडियो को फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जाके फिर से देखिए, रिवाइज करिए, ये डेफिनेटली आपको वीडियो को बहुत हेल्प करेगा गाइस। ये 3 पार्ट्स में हम लोग ये वीडियो को लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अरे पार्ट 2 आ रहा है, जाना ब्रेक के बाद बहुत तुरंत हम लोग जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, वेट करिए फॉर दी फर्दर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।